ठीक है जी। अब बात करते हैं सोइल स्ट्रक्चर की। डेफिनेशन की बात करें, सोइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट्स। मतलब सोइल के जो, ऐसे समझो मृदा के कण मिलकर क्या बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं। ठीक है, इनकी जो समुच्चय, ये गुच्छ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सोइल स्ट्रक्चर। मतलब ये सारे ग्रुप मिलके जो सोइल के एग्रीगेट्स है, वो एक समुच्चय मिलके एक क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब वो देखो आप टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। पहले तो ग्रेनुलर, ब्लॉकी, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, सिंगल, मासिव, इसको मैंने और भी अच्छे से क्लियर कर दिया आपके लिए। चलिए तो शुरुआत ही करते हैं। पहले आप जानो पेडोन क्या होता है। पेडोन एक तरह से सोइल एग्रीगेट ही है, मतलब मृदा के कणों का समुच्चय। और वो समुच्चय ही, उससे हम अंदाजा लगाते हैं, वो मिलके एक अलग तरह से, मतलब विशिष्ट प्रकार से रह के अरेंजमेंट से एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे सोइल की काफी सारी स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सोइल दैट कैन बी कोल्ड अ सोइल। मतलब मृदा की इतनी छोटी इकाई, इतना छोटा आयतन, ठीक है, जिसको हम सोइल कह सकते हैं। जैसे एक पार्टिकल को सोइल नहीं कह सकते, उसके काफी इतना कोई ग्रुप हो जिसको हम सोइल कह सके, उसी को ही हम पेडोन कहते हैं। मतलब मृदा की ऐसी इकाई, इतना आयतन जिसे हम सोइल कह सके, उसको पेडोन कहते हैं। ये पेडोन 3D होता है, त्रिविमी होता है, देखने में 3D होता है, हेक्सागोनल शेप्ड होता है, हेक्सागोनल का षट्भुजाकार होगा, और एरिया इसका कितना होगा, 1 to 10 मीटर स्क्वायर का। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का, 10 मीटर स्क्वायर का, इतना हिस्सा जिसे हम सोइल कह सके। ठीक है, टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, अब ये डिपेंड करता है पेडोन के साइज पे, सोइल एग्रीगेट के साइज पे। ठीक है, उसके हिसाब से, साइज के हिसाब से इसे दो पार्टों में बांटा गया, प्लेटी को। प्लेटी की जो स्ट्रक्चर है, प्लेटी एक सोइल स्ट्रक्चर है जिसे दो भाग में बांटा गया है पेडोन के साइज के अकॉर्डिंग। कौन कौन से, एक है लेमिना, एक है प्लेटी। प्लेटी के दो पार्ट, लेमिनार और प्लेटी। लेमिनार जो है ये 1 से 2 mm का होता है, और प्लेटी जो है 2 से 10 mm की होती है। इसको हम सोइल कहते हैं ना। 1 से 2 mm का जो एग्रीगेट होगा उसे लेमिनार, और जो 2 से 10 mm का एग्रीगेट होगा उसे प्लेटी। लेकिन ये दिखता कैसे है, ये ऐसे दिखता है, जब इसका एग्रीगेट आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, इस तरीके से, जैसे प्लेट्स, परतें। ठीक है, ऐसे एग्रीगेट दिखेगा। अब ये क्या होता है, इसकी हॉरिजॉन्टली, ये लिखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टली ज्यादा होता है पैड का साइज, और वर्टिकली कम होता है। वर्टिकल कम होता है, हॉरिजॉन्टली ज्यादा होता है, ये बात लिखी है। दूसरा, ये फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सोइल में आपको देखने को मिलता है। जैसे आप फॉरेस्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है। जैसे ही आप सोइल को ऐसे पकड़ के उस पैड को ऐसे तोड़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा, समुच्चय को जैसे ही तोड़ोगे नमी वाले को, तो उसके अंदर आपको परतें देखने को मिलेंगी। इस तरीके से परतें देखने को मिलती है। आप चेक करना, गूगल पे फोटोज देखना, और आप पहले तो आप इमेजिनेशन थोड़ी क्रिएट करो, ताकि आपको ये चीजें ज्यादा समझ आए। ठीक है, उसके बाद फोटोज वगैरह देखो। फॉरेस्ट में सोइल पाई जाती है, सब सरफेस सोइल में पाया जाता है संस्तर ओ व संस्तर ए में। ठीक है, पेड और सोइल एग्रीगेट साइज कितना है, टोटल साइज है 1 से 10 mm का। प्लेटी का टोटल साइज 1 से 10 mm का, जिसके अंदर साइज के अकॉर्डिंग इसे दो भागों में बांटा, लेमिनार और प्लेटी। एक से 2 mm वाला लेमिनार, और 2 से 10 mm वाला प्लेटी। ठीक है जी, अब करते हैं और जल्दी फास्ट, एक बार आपको क्लियर कर दिया मैंने, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। प्रिज्मेटिक भी दो टाइप से, साइज मतलब पैडाउन की साइज के हिसाब से उसको दो भागों में बांटा गया। वैसे तो उसका साइज क्या है, उसका साइज है 10 से 100 mm का टोटल साइज तो, लेकिन जिसे हम 1 से 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर प्रिज्मेटिक और कोल्यूमिनार, इसको साइज के अकॉर्डिंग दो भागों में बांट दिया गया, प्रिज्मेटिक और कोल्यूमिनार। जिसमें आप क्या देखते हो, जिसमें आप देखते हो कि इसका वर्टिकल लेंथ जो है वो ज्यादा है, और हॉरिजॉन्टली लेंथ कम है। लेकिन इसमें दोनों में साइज में कोई फर्क नहीं है, प्रिज्मेटिक और कोल्यूमिनार के साइज में कोई फर्क नहीं है। ये प्रिज्मेटिक का सेम साइज ही है, 10 से 100 mm वाला, साइज में कोई फर्क नहीं है। तो इसमें किस बेसिस पे इसमें चेंजेस आए, इसमें बेसिस पे चेंजेस आया है, ये ज्यादा पुरानी होने के बाद ऊपर से जो इसका प्रिज्मेटिक जो स्ट्रक्चर थी, ये कैसी हो गई, राउंड हो जाती है, थोड़ी सी टूट जाती है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। ये जो प्रॉपर शार्प स्ट्रक्चर थी, ये राउंड हो गई आगे से ऊपर से, इसलिए इसको कोल्यूमिनर बोल दिया। प्रिज्मेटिक और कोल्यूमिनर ये दो स्ट्रक्चर है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, दो आगे पार्ट है। अब बात करते हैं ब्लॉकी। ब्लॉकी में क्या होता है, इसकी भी दो स्ट्रक्चर है, एंगुलर और सब एंगुलर। जब नई नई है तो वो होती है प्रॉपर एंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंगल में। और जैसे ही वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके एंगुलर एंगल जो है कॉर्नर से क्या होते हैं,
थोड़े थोड़े घिस जाते हैं, घिस जाने के बाद ऐसी सब एंगुलर स्ट्रक्चर आ जाती है। तो इसीलिए ये दो पार्ट के हैं, ब्लॉक की भी दो पार्ट की, एंगुलर और सब एंगुलर, इसकी भी दो टाइप्स है। पेडोन साइज इसका रहता है 5 से 50 mm, जो कि 20 स्तर में पाई जाती है कल्टीवेटेड सोइल की, जबकि प्रिज्मेटिक भी आपकी 20 स्तर में पाई जाती है लेकिन एरिड रीजन की, ठीक है। ये कल्टीवेटेड सोइल की, ब्लॉक की कल्टीवेटेड सोइल में 20 स्तर में पाई जा रही है। अब आती है स्फेरिकल गोलाकार, ये बेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी सोइल स्ट्रक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, स्फेरिकल है, ब्लॉकी है, प्रिज्मेटिक है या प्लेटी है, तो आपका नाम क्या होगा, क्या बताओगे? आपका ऑप्शन होना चाहिए स्फेरिकल। स्फेरिकल भी कभी कभी नहीं लिखा आता, स्फेरिकल की जगह भी क्या लिखा आता है, क्रम भी लिखा आ जाता है, ठीक है। ये देखो क्रम भी लिखा आ जाता है स्फेरिकल की जगह भी। तो ये क्या होता है, क्योंकि सोइल की जो साइज ऑफ पेडोन, पेडोन के साइज के अकॉर्डिंग क्रम्बी इसके स्फेरिकल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा, एक बांटा राउंड, दूसरा क्रम्बी, ठीक है। राउंड का जो साइज है वो है 1 से 10 mm का। राउंड में जो दानेदार संरचना होती है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, वो बड़ी होती है, और क्रम्बी में हम देखते हैं कि वो 1 से 5 mm की होती है। ये होती है सबसे बेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रम्बी स्ट्रक्चर बेस्ट होती है क्रॉप प्रोडक्शन की। अब एक दो बातें यहाँ पे और लिखी हुई है, जैसे कि सिंगल ग्रेन डेजर्ट सोइल को बोलते हैं, डेजर्ट सोइल सिंगल ग्रेन, ऐसे एक एक दाना आपको अलग फील होता है, ठीक है। डेजर्ट की सोइल का सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर किसकी होती है, डेजर्ट की होती है। अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, 5 होती है, वेरी थिन, थिन, मीडियम, कोर्स, वेरी कोर्स। ग्रेड ऑफ सोइल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरलेस, लूज, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से 4 ग्रेड पाए जाते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बल्क डेंसिटी मैंने आपको ऊपर बताई थी, इसके क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए थे, 3 यहाँ से आ रहे थे, 2 यहाँ से, याद कर लेना। और बल्क डेंसिटी में एक बात और बता दूं, जैसे आपको सोलिड परसेंटेज निकालना है, जैसे सोलिड परसेंटेज निकालना है, तो सोलिड परसेंटेज कैसे निकलता है, आप सोचो कि 1.33 बल्क डेंसिटी है आइडियल सोइल की, और 2.66 ये क्या है आपकी आइडियल सोइल की पार्टिकल डेंसिटी है। जब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आता है, 50%। और सोइल के अंदर सोइल के अंदर 50% क्या पाया जाता है, सॉलिड पोर्शन, और 50% पोर स्पेस। तो ये देखो 50% आइडियल सोइल का बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है सॉलिड पार्ट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे पोरोसिटी पे। पोरोसिटी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस इन सोइल। वैसे आइडियल सोइल का हमने जाना है 50% पोर स्पेस होता है, 50% सॉलिड भाग होता है। अब बात करते हैं सोइल पोरोसिटी। पोरोसिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल पे। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो उसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा होगी। जैसे आपने क्रम्बी स्ट्रक्चर पढ़ी, ये देखो साइज छोटा है, पोरोसिटी ज्यादा है। ये बीच में क्या है, ये पोर्स ही तो है, ये छोटे छोटे माइक्रो पोर्स है, ठीक है। तो साइज छोटा होगा तो पोर बढ़ेंगे, इसके अंदर कोई माइक्रो पोर नहीं है, देखो राउंड के अंदर। तो ये एक हर साइकिल में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो पोरोसिटी क्या बता रही है, पोरोसिटी बता रही है कि साइज अगर छोटा होगा तो पोरोसिटी ज्यादा होगी, साइज छोटा पोरोसिटी ज्यादा, साइज बड़ा पोरोसिटी कम, ठीक है। वैसे ही जैसे सैंडी में देखो, सैंडी में पोरोसिटी सिर्फ 20 से 30% है, और क्ले के अंदर पोरोसिटी 50 से 60% है, ठीक है, और बाकी मीडियम चल रही है। और सॉलिड भाग देखो तो सैंडी का सबसे ज्यादा और क्ले का सबसे कम, क्योंकि पार्टिकल साइज के अंदर छोटा है, पार्टिकल साइज छोटा है तो इसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा है, इसके अंदर पार्टिकल साइज बड़ा है तो पोरोसिटी कम है। ये चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे निकला, इसकी बात भी अभी बता देते हैं, फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं आपको, फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देते हैं। सोइल कैसी है, सोइल पोर स्पेस और सॉलिड पार्ट, मतलब ठोस भाग से मिलके बनी है, और मिलके क्या बना रहे हैं, 100% सपोज, ठीक है। सोइल का 50% और 50% सॉलिड भाग मिलके क्या बना रहे हैं, 100%। अब बात करते हैं सॉलिड प्रतिशत किसको बोलेंगे। अभी ऊपर मैंने बताया कि बल्क डेंसिटी को पार्टिकल डेंसिटी से डिवाइड करके उसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50% सॉलिड पार्ट आ जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड परसेंट को मैं ये लिख सकता हूँ, BD अपॉन PD इंटू 100 लिख सकता हूँ। और फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कि पोर स्पेस है जो, वो सोइल मतलब 100% का माइनस कर दूंगा जब मैं उसमें सॉलिड प्रतिशत, या जिसे मैंने बोला PD अपॉन PD गुना 100 को माइनस कर दूंगा इसके अंदर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोर स्पेस मिल जाएगा। ये अपने आप में 50% आइडियल सोइल का, तो मतलब 100 में से 50% घटा दूंगा तो 50% आ जाएगा ना, ये बचा हुआ। उसी तरीके से सोइल के अंदर अगर मैं
बीडी अपॉन पीडी परसेंट इंटू 100 घटा दो, मतलब सॉलिड परसेंटेज घटा दो तो पोर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा है कि अगर 100 में से घटा दो, 100% में से बीडी इंटू बीडी अपॉन पीडी इंटू 100, तो क्या मिल जाएगा मुझे, पोर स्पेस प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो फिर 100 इसमें से कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100, ये आपका बन गया पोर स्पेस परसेंटेज। तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया, ये क्लियर हो गया। ये देखो ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं ज्यादा लिखने पे ध्यान दिया, बोलने पे इतना नहीं, इसको समझाने के लिए, इसीलिए मैंने ऊपर ये चीजें क्लियर कर दी थी थोड़ी बहुत। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी बची हुई प्रॉपर्टी की। सोइल कंसिस्टेंसी क्या होता है? अब ये ऐसे है कि एक सोइल के जो कण है वो आपस में कितने तरीके अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उनके बीच में क्या अट्रैक्शन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये डिपेंड वैसे तो नमी पे करता है। ये जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये जो कंसिस्टेंसी का अट्रैक्शन है, ये नमी पे डिपेंड करता है प्रॉपर। जैसे आप देखो कि अगर सूखी मिट्टी होगी तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो कठोर हो जाएगी, काफी जुड़े रहेंगे। अगर गिल्ली मिट्टी होगी काफी तो उसमें आपको चिपचिपाहट महसूस होगी। ठीक है, और अगर बुरबुरी मिट्टी होगी, जैसे नमी कम होगी, मीडियम नमी होगी, तो मिट्टी बुरबुरी देखने को मिलती है इस तरीके से। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी उसकी कैसे मैटर करती है, पार्टिकल का जो अट्रैक्शन है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, दो पार्टिकल्स के बीच का। प्लास्टिसिटी क्या है जी? प्लास्टिसिटी एबिलिटी ऑफ सॉइल टू चेंज शेप विदाउट क्रैकिंग। जैसे आपने देखा होगा कि घड़े वगैरह बनते हैं, घड़े वगैरह बनते हैं तो मिट्टी किस तरीके से प्रॉपर शेप ले लेती है और उसके अंदर कोई क्रैक नहीं आता। ये किसी सॉइल की प्लास्टिसिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर उसकी प्लास्टिसिटी अच्छी है तो वो काफी ज्यादा क्या होती है, मूवेबल होती है। जैसे कि क्ले सॉइल आपकी, ठीक है, क्ले सॉइल कैसी होती है, क्ले सॉइल में प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, एबिलिटी होती है क्ले सॉइल में शेप चेंज करने की बिना क्रैकिंग के साथ। ठीक है, क्रैकिंग नहीं आएगी जब वो शेप चेंज करेगी। और प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट कॉन्सेप्ट ये बाद में ज्यादा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अब बात करते हैं सॉइल टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर कैसा होगा? 15 से 40%, 40 डिग्री सेल्सियस में सारी की सारी क्रॉप ही समेट देते हैं। ठीक है, 15 से 40 डिग्री सेल्सियस में सारी की सारी क्रॉप ही आ जाती है, सारी की सारी अच्छी प्रोडक्शन दे देती है। लेकिन 20 से 35 डिग्री सेल्सियस में ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स आ जाती है। हो सकता है जैसे ज्यादा विंटर वाली या ज्यादा हीट चाहने वाली क्रॉप्स ना आए, लेकिन ऑलमोस्ट सारी जितनी हम लगभग पढ़ते हैं वो सारी की सारी 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। इसीलिए जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना आपके, तो हम ये वाला रेशियो उठा लेते हैं कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए अच्छा है, बस यहाँ वाला इसको टिक कर देते हैं ऑप्शन को, क्योंकि हमें पता है कि ऑलमोस्ट सारी क्रॉप इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर जब ज्यादातर पूछा जाता है तो। अब बात करते हैं सोइल कलर की। मीनिंग, कलर ऑफ सोइल डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर, आयन ऑक्साइड, मॉइस्चर। एक तो जब उसके अंदर पानी होगा या पानी नहीं है, नमी से पता लगता है कि आपकी जो सोइल है उसका कलर कैसा है। आपको पता है सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी का अलग अलग कलर होता है, उस तरीके से पता लगता है। एक आयन ऑक्साइड, मतलब उसके अंदर आयरन की ऑक्साइड है, आयरन है या नहीं। फेरस होगा तो वो कलर लाल होती है, ज्यादा रेड दिखाती है, शो करती है। और ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो काला रंग दिखाती है, ऑर्गेनिक मैटर काला रंग। ठीक है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उतनी काली। जैसे जंगल की जो सरफेस वाली सोइल होती है वो ब्लैक कलर की शो होती है। इंपोर्टेंस ऑफ सोइल कलर, क्या फर्क पड़ता है अगर आपको सोइल का कलर पता लग जाए तो? ठीक है, सोइल के कलर से आप क्या ऐसा ढूंढ लोगे? सोइल के कलर से आप वो आपको इंडिकेट करता है कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कहीं वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन तो नहीं है, क्लेई सोइल तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आपकी सोइल ग्रेइश थोड़ी ज्यादा दिखने लगेगी। ठीक है, इंडिकेट्स फर्टिलिटी, इंडिकेट फर्टिलिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो सोइल काला रंग शो करती है, जैसे ब्लैक कलर शो करती है, तो ये फर्टिलिटी को भी दिखाती है। ठीक है, हेल्प्स इन सोइल क्लासिफिकेशन, सोइल का क्लासिफिकेशन करने में भी काफी आसानी होती है। जिस तरीके से हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सोइल का, उसमें हम देखते हैं बेस सैचुरेशन परसेंटेज कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, इससे हमने सोइल का क्लासिफिकेशन प्रॉपर कर रखा है, तो वो समझने में भी आसानी होती है। रिफ्लेक्ट्स मिनरल कंटेंट, मिनरल कंटेंट का भी पता लगता है। जैसे आपको पता है कि आयरन की ऑक्साइड ज्यादा है तो उसकी चट्टानों से भी पता लगता है कि इसमें ये मिनरल्स पॉसिबली हो सकते हैं। ठीक है, मिनरल कंटेंट का पता लगता है, ऑर्गेनिक मैटर से मिनरल कंटेंट का पता लगता है। इस तरीके से कलर से काफी कुछ पता लगता है किस तरह के मिनरल है। जैसे अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, आयरन से क्या होता है, लाल कलर या पीला कलर दिखता है, तो आयरन से आपको लाल कलर दिखता है, उससे पता लग जाएगा। रेड कलर शो नहीं कर रहा तो मतलब आयरन की कमी है। इस तरीके से मंसल सोइल कलर चार्ट, ये क्या है? ये मंसल भैया जो थे आपके सोइल कलर चार्ट,
इन्होंने 175 चिप्स थी ओल्ड ओल्ड सिलेबस में, अब 199 चिप्स है कलर की, 199 चिप्स है आई ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग, 199 चिप्स। इसमें होता क्या, ऐसे एक चार्ट होगा, ठीक है, जैसे आप घर पे पेंट वगैरह कराते हो ना, तो आपको पेंटर एक चार्ट देता है, उसके अंदर ऐसे कलर बने होते हैं काफी सारे, ओके, अलग अलग तरह के कलर होंगे, ठीक है, और उस कलर के साथ एक क्या होगा, गैप होगा, ऐसे कट कट होगा, उस कट में आपको दिख रहा होगा सब कुछ, आर पार दिख रहा होगा कट के। जैसे उसको आप क्या करोगे, सॉइल के ऊपर रखोगे, तो आप मैच कर सकते हो कि किस कलर के साथ वो कट मैच हो रहा है, ठीक है, उस कट के अंदर से आपको सॉइल दिखेगी आपकी, और वो कलर किसके साथ मैच हो रहा है उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि सॉइल का कलर कैसा है, किस तरह का शेड दे रही है, और उससे हम ये जो इंपॉर्टेंस पड़ा ना सॉइल कलर का, इससे हम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सब कुछ हमें पता लग जाएगा, मिनरल्स के बारे में हम आइडिया लगा लेंगे, क्लासिफिकेशन देख लेंगे, इंडिकेट्स फर्टिलिटी का इंडिकेट हो जाएगा, ड्रेनेज सुविधाओं वगैरह के बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीन पैरामीटर होते हैं मंसर कलर चार्ट के, यू, वैल्यू, क्रोमा। ये क्या दिखाता है, यू डोमिनेट कलर दिखाता है, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ये डोमिनेट कलर होते हैं, ठीक है, यू डोमिनेंसी दिखाता है कलर की, किस तरह का कलर डोमिनेंट है वहां पे। वैल्यू क्या दिखाता है, वैल्यू दिखाता है कि वो कलर डार्क है या लाइट है, जैसे रेड डार्क रेड है या लाइट रेड है, ठीक है, मतलब ब्लैक और व्हाइट की तरफ ज्यादा शो करता है, ये ब्लैक और व्हाइटनेस, ब्लैकनेस डार्कनेस और व्हाइटनेस को ज्यादा शो करता है। ब्लैकनेस डार्कनेस मतलब गाढ़ा रंग है, ठीक है, या वो कह सकते हैं डार्क कलर है, और या व्हाइट की तरफ जाएगा तो मतलब लाइट कलर है, इस तरीके से। क्रोमा कलर इंटेंसिटी, मतलब प्योरिटी ऑफ कलर को दिखा रहा है, कलर की प्योरिटी क्या है, प्योरिटी ऑफ कलर कौन दिखाता है, क्रोमा दिखाता है। तो ये आपसे एक तो सीक्वेंस पूछा जा सकता है, यू वैल्यू क्रोमा, ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। दूसरा आपको पूछ सकता है कि प्योरिटी ऑफ कलर कौन इंडिकेट करता है, क्रोमा इंडिकेट करता है। वैल्यू क्या, वैल्यू का क्या योगदान है, वो क्या दिखाता है, लाइटनेस और डार्कनेस। यहाँ पे पूछता है डोमिनेंट कलर कौन, डोमिनेंट कलर की जो प्रॉपर्टी है वो कौन दिखाता है, कौन सा मेजरमेंट है, कौन सा पैरामीटर है जो दिखाता है डोमिनेंट कलर, वो दिखाता है यू, इस तरीके से। तो ये था आपका वन सेल सोइल कलर चार्ट। अब बात करते हैं सोइल एरिएशन की। सोइल एरिएशन की ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपसे, ओडीआर की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और आपसे पूछते हैं इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी यूनिट है। प्लेटिनियम वायर, ये जरूर पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट है जो सोइल एरिएशन के लिए कैसे मेजर करते हैं, प्लेटिनियम वायर से मेजर करते हैं। ऑप्टिमम है इसका, ऑप्टिमम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कितनी होती है, 30 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से हम पता लगाते हैं, ये ऑप्टिमम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट है। और अगर 20 से 40 की इसकी रेंज होती है, 20 से कम हुआ तो क्रोप अपना ग्रोथ रोक देगी, 40 से ऊपर हुआ तो क्रोप अपना ग्रोथ रोक देगी, इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की एक ऑप्टिमम वैल्यू है वो ये है, आपसे ये भी पूछी जा सकती है, इसको भी कंसीडर करें। सरफेस एरिया, सोइल पार्टिकल जितना छोटा सरफेस एरिया उसका उतना ज्यादा। जैसे मेरे पास एक ब्रिक है सपोज, ठीक है, ये ऐसी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ब्रिक है। टोटल कितने सेंटीमीटर, 10 20 30 सेंटीमीटर की ब्रिक है। इस 30 सेंटीमीटर की ब्रिक को मेरे को पेंट करने के लिए, जब इसकी मैं आउट ऊपर ऊपर से पेंट करता हूं, तो मेरे पास सपोज 2 ml कलर लग रहा है। कितना कलर लग रहा है, 2 ml कलर लग रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं इस ब्रिक को बीच में से काट देता हूं, तो मुझे ब्रिक कैसे मिलेगी, मुझे ये ब्रिक कैसे मिलेगी, एक टुकड़ा इसको मेरे को मिलेगा ऐसा, एक मिलेगा ऐसा, जिसमें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का ये हो गया, और सेम ये हो गया, दो टुकड़े कर लिए मैंने बराबर। अब मेरे पास इसकी सारे जो पोर्शन है वो इक्वल है। अब जब मैं इसमें पेंट करूंगा, 2 ml पेंट एक तो यहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा इतना, और यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा इतना, 2 ml पेंट यही खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा ये वॉल और एक्स्ट्रा ये वॉल, ये अलग से पेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके लिए मुझे कलर और चाहिए होगा। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे 2.2 ml कलर यूज हो रहा है। अब इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इतने में आप समझो कि जैसे जब तो ये पार्टिकल पूरा बड़ा था, तो मुझे सरफेस एरिया कितना मिला, इतना, सिर्फ 30 के आसपास, 30 सेंटीमीटर का। अब मुझे सरफेस एरिया कितना मिला, 20 तो यहाँ 20 यहाँ, तो मतलब टोटल 40 सेंटीमीटर का। जितना पार्टिकल साइज छोटा होता रहेगा, सरफेस एरिया उतना बढ़ता रहेगा, उसकी जो सतह है, सरफेस है, वो बढ़ती रहेगी। इसको और छोटा कर दूंगा तो यहाँ की सतह और मिल जाएगी मुझे, ठीक है। ऐसे करने का मतलब, जैसे क्ले सॉइल होती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है,
और जो आपकी सैंडी सॉइल होती है उसका सरफेस एरिया कंपेरेटिवली क्ले से कम होता है। ठीक है, इससे अब क्या होता है, जब हम कोई इंसेक्टिसाइड या कोई केमिकल यूज करते हैं तो वो ज्यादा यूज करना पड़ता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही केमिकल वगैरह हर्बिसाइड वगैरह वो ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो सरफेस एरिया क्ले का सबसे ज्यादा, फिर सैंडी का सबसे कम। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैन्योर डालने से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है, पहले तो ये देखो। मैन्योर डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, फूड होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवों का। जैसे ही किसी को जीव को भोजन मिलता है तो वो क्या करता है, वो एक्टिविटी करता है, रिप्रोडक्शन करता है, पॉपुलेशन बढ़ाता है। पॉपुलेशन बढ़ती है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ये तरीके से। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या दिखा रहे हैं, इसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब सोइल में क्या क्या चीजें पाई जाती है। सोइल के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, बैक्टीरिया, ऐसे कह सकते हैं। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, 90% तक क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। 9% तक पाया जाता है एक्टिनोमाइसीटी, और 1% पॉपुलेशन पाई जाती है फंगस की। और वेट बेसिस पे देखिए तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फंगी का वेट सबसे ज्यादा होता है, एक्टिनोमाइसीटीज का फंगी से कम, और बैक्टीरिया का सबसे कम, क्योंकि ये दोनों होते हैं सिंगल सेलुलर। और फंगस जो आपका होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसीलिए फंगस का वेट ज्यादा होता है कंपेरेटिवली एक्टिनोमाइसीटीज और बैक्टीरिया। तो सबसे ज्यादा वेट बेसिस पे चेक किया जाए तो फंगी सबसे ज्यादा, और अगर पॉपुलेशन बेसिस पे चेक किया जाए तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ओके जी, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, सीईसी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब धनायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। जैसे ही मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जाता है तो उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होता है, CO2 निकलता है। CO2 जल के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके H2CO3 एसिड बना देती है, जो कि पीएच कम कर देता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद डालने से ये प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ये प्रॉपर्टीज यही होती है केमिकल की, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, पीएच, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है केमिकल की। मिनरल्स के अंदर मैंने आपको पहले काफी बता दिया है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी प्रॉपर्टीज है, इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तो रैपिड फायर में इतना ही कराऊंगा प्रॉपर्टीज के बारे। और आने वाली क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।